हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबके यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले भारतीय इतिहास की तैयारी हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सबकी यूपी पुलिस में जो भी चीज़ें पूछी जाती है उसकी हम प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं। अभी तक चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे जो भी नए नए वीडियोस लेकर आने वाले हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुंचते रहें। साथ ही साथ दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में वैदिक संस्कृति का लास्ट पार्ट लेकर चलेंगे। इसके बाद आपका नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। इससे पहले हमने आपका सिंधु सभ्यता खत्म कर दी है और आज आपका जहाँ तक है वैदिक संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। दोस्तों, चैनल आप वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो को बीच में स्किप करके बिल्कुल भी मत जाया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जो भी टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं उसके सबसे पहली बात तो क्या होता है, उसका आप टाइम पीरियड याद रखें, क्योंकि कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आपको नहीं आते हैं, तो इसीलिए आप सिंपल क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो वैदिक संस्कृति का टाइम पीरियड क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए इसके आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसके पहले की वीडियो में दोस्तों हमने आपको 90 क्वेश्चन तक करवा दिए, आज हम 91 से लेकर चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। आपको क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। तो देखिए आपका एक तरफ विवाह दिया गया और एक तरफ वो दिया गया है कि कब और किस तरह ये विवाह होता है। गंधर्व विवाह कब होता है, प्रेम विवाह, असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, डी पैसाज विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह। तो देखिए आपको ये बताना है कि ये सही मिला हुआ है और अगर नहीं मिला हुआ है तो सही इसका मिलान क्या होगा। तो देखिए आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये सही मिला हुआ है। गंधर्व विवाह कब होता है, जब प्रेम विवाह को ही हम उस जमाने में क्या कहते थे, गंधर्व विवाह कहते थे। और असुर विवाह कब माना जाता था, जब कन्या को खरीद कर उसके साथ विवाह किया जाता था, तो ऐसे विवाह को हम असुर विवाह के नाम से जानते थे। और राक्षस विवाह क्या है, राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या, अपहरण की गई कन्या के साथ जब विवाह होता था तो उसी को हम क्या बोलते थे, राक्षस विवाह बोलते थे। बाकी आपका पैसाज विवाह इसका मतलब होता है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ जब विवाह करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम पैसाज विवाह बोलते हैं। तो देखिए ये आपके कोड दिए गए हैं, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब मिले हुए हैं, तो यानी ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो देखिए ए का 1 किस किस ऑप्शन में है, तो ए का 1 आपका किस में है, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है। तो ये दोनों तो आपके वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि इसमें ए में 1 नहीं है, तो ये दोनों आपके वैसे ही गलत हो गए। फिर आपको देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, कौन सा होना चाहिए। देखिए ए का 1, बी का 2 दोनों में है, लेकिन यहाँ पे सी का 3 और यहाँ पे क्या हो गया, सी का 4 हो गया, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन बी भी गलत हो गया है। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका परफेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तीन ऋण में शामिल नहीं है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। फर्स्ट देव ऋण, सेकंड पितृ ऋण, थर्ड ऋषि ऋण एंड फोर्थ मातृ ऋण। हमसे पूछा जा रहा है जो 3 ऋण हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं शामिल है दोस्तों, मातृ ऋण शामिल नहीं है। आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। फर्स्ट गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति, सेकंड चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, थर्ड ए और बी दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है दोस्तों, फर्स्ट वाली गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति। मृदभांड मतलब होता है दोस्तों जो बर्तन बनते थे। तो आप का पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। फर्स्ट गेरु वर्णी मृदभांड संस्कृति, सेकंड चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति,
थर्ड ए और बी दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है। तो देखिए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति तो किसकी थी, ऋग वैदिक काल की थी। अब यहाँ पे पूछा किसका जा रहा है, उत्तर वैदिक काल का पूछा जा रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी वाला। कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है। फर्स्ट आलमगीरपुर, सेकेंड भगवानपुर, थर्ड हस्तिनापुर एंड फोर्थ कुरुक्षेत्र। हमसे पूछा जा रहा है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है। तो कहाँ से आया है दोस्तों, भगवानपुर में प्रकाश में आया है। आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ऋग्वेद में, सेकेंड ऑप्शन यजुर्वेद में, थर्ड ऑप्शन सामवेद में एंड फोर्थ ऑप्शन गृह सूत्र में। हमसे पूछा जा रहा है जो प्राचीनतम विवाह संस्कार था उसका वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है दोस्तों, ऋग्वेद में पाया जाता है। आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऋग्वेद में अघन्य ब्रैकेट में वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऋग्वेद में अघन्य ब्रैकेट में वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन ब्राह्मण, सेकेंड ऑप्शन पुरोहित, थर्ड ऑप्शन स्त्री एंड फोर्थ ऑप्शन गाय। हमसे पूछा जा रहा है जो ऋग्वेद में अघन्य यानी कि जिसका वध ना किया जा सके ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। तो अघन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था ऋग्वेद में दोस्तों, गाय के लिए प्रयुक्त हुआ था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में लोग गाय को ही सबसे बड़ा धन मानते थे। तो आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। उस समय का जो आपका मंत्री परिषद था उसके पद और उसके कार्य दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या ये सही मिला हुआ है। संग्रहित क्या करता था, भगदूद, उसके बाद आपका है छाता या फिर छतरी एंड फोर्थ है अक्षवाप। तो बताना है कि ये इनका काम क्या था और अगर ये सही है तो क्या मतलब इनके सामने जो दिया गया है क्या वो सही है। देखिए संग्रहित क्या करता, संग्रहित को क्या कहते थे उस जमाने में, कोषाध्यक्ष। भगदूत क्या होता था, कर संग्राहक होता था। और छता या फिर छतरी पासे के खेल में राजा का सहायक और अक्षवाप प्रतिहारी राज्य प्रसाद का रक्षक। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये एकदम सही सुमेलित है। संग्रहित उस जमाने का कोषाध्यक्ष था, भगदूत उस जमाने का कर संग्रह करता था और छता या फिर छतरी पासे के खेल में राजा का सहायक और अक्षवाप प्रतिहारी ऑब्लिक राज प्रसाद का रक्षक। यानी ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए का 1, बी का 2, सॉरी यहाँ पे देखिए सी का 4 है, तो जिसकी वजह से आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। आपका बी वाला ऑप्शन दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों रथ प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया। रथ ब्रैकेट में प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्य गोप कहा गया। फर्स्ट इंद्र, सेकेंड वरुण, थर्ड सूर्य एंड फोर्थ विष्णु। हमसे पूछा जा रहा है प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्य गोप कहा गया। तो किसको कहा गया दोस्तों, वरुण को कहा गया। आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। फर्स्ट इंद्र, सेकंड मित्र, थर्ड वरुण एंड फोर्थ नासत्य या फिर अश्वनी। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। फर्स्ट इंद्र, सेकंड मित्र, थर्ड वरुण एंड फोर्थ नासत्य। तो यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वाला हो जाएगा। वरुण ही जल या समुद्र के देवता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तीन क्रमों या पगों में तीन लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तीन पगों में या फिर तीन क्रमों में तीनों लोगों को नाप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। फर्स्ट सूर्य, सेकंड सवित्र, थर्ड मित्र एंड फोर्थ विष्णु। तो किसे कहा गया है उपक्रम दोस्तों? यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विष्णु। क्या हो जाएगा दोस्तों? विष्णु हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सुमेलित कीजिए। देखिए पूसन उस समय क्या थे? विवाह के देवता रुद्र, पशुओं के देवता दयश या फिर देव, जगत के पिता अदिति, देवों की महान माता। तो ये आपका बता दे दोस्तों, ये एकदम सही मिला हुआ है। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा? देखिए पूसन कौन थे? पूसन उस समय विवाह के देवता थे। रुद्र पशुओं के देवता थे। द या फिर ध्योस कौन थे? जगत के देवता और जगत के पिता। और अदिति कौन थी? देवों की महान माता थी। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी हम सुमेलित करके करवा रहे हैं, कुछ में ही ऐसा है जो मिलाना पड़ रहा है, बाकी सब सामने सामने दिया गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी परीक्षा में भी ऐसा हो। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको मिलाना वहाँ पे पड़ सकता है और कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपको नहीं मिलाना पड़ेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन समाज व्यवस्था से, सेकंड ऑप्शन कानून से, थर्ड ऑप्शन अर्थशास्त्र से, फोर्थ ऑप्शन राज्य कार्य पद्धति से। हमसे पूछा जा रहा है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है दोस्तों? समाज व्यवस्था से संबंधित है। आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन वशिष्ठ, सेकंड ऑप्शन विश्वामित्र, थर्ड ऑप्शन इन एंड फोर्थ ऑप्शन परीक्षित। हमसे पूछा जा रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की दोस्तों? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की। आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज के इस लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? फर्स्ट भारत, सेकंड ईरान, थर्ड इजराइल, फोर्थ मिस्र। हमसे पूछा जा रहा है जो अवेस्ता है वो ऋग्वेद के समान है। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो अवेस्ता कहाँ से संबंधित है दोस्तों? ईरान से संबंधित है। आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपका वैदिक संस्कृति भी यहाँ पे समाप्त हो गई है। हम आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो सभी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं दोस्तों। आपकी परीक्षा में ये बिल्कुल ही आने वाले हैं। तो आप वीडियो को मिस करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।